हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है रेस्पिरेटरी डिवाइसेस एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो जो गेस्ट आज हमारे साथ हैं जो इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ डिस्कशन करेंगे वो है डॉक्टर जैनी पटेल मैम। तो मैं हमारे गेस्ट का आप सभी को एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहूँगा। Today we have a special guest with us, Dr. Jenny Patel, ma'am, former deputy consultant at Sir HN Hospital and Research Center, Mumbai. She has also worked at Kambala Hill Hospital and Bhatia Hospital. She completed her bachelor's and master degree from SBB College of Physiotherapy at Wadilal Sarabhai Hospital, Ahmedabad. She beholds a gold medal for standing first in the state and was given significant contribution award for National Conferences of Indian Association of Physiotherapists. She has published and presented multiple papers and posters in international conferences about cardiac rehabilitation, pulmonary rehabilitation, oncology rehabilitation and intradialysis rehabilitation. So welcome ma'am, welcome on Physio Talk. तो जैसा कि हमारे व्यूवर्स देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिवाइसेस के बारे में। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि ये रेस्पिरेटरी डिवाइसेस क्या होते हैं बेसिकली? सो रेस्पिरेटरी डिवाइसेस एक जनरल टर्म है और इसके अंडर में बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं। सो अगर ब्रॉडली बात करें तो पहले होता है डिवाइसेस जो यूज़ हो सकते हैं इन्वेस्टिगेटिव पर्पस के लिए, और डिवाइसेस दूसरे होते हैं जो यूज़ होते हैं थेराप्यूटिक पर्पस के लिए। सो कोई भी डिवाइस जो नॉर्मल पर्सन, ह्यूमन बीइंग या पेशेंट के रेस्पिरेशन को रिस्टोर करने में या असिस्ट करने में हेल्प करता है, उसको रेस्पिरेटरी डिवाइसेस बोलते हैं। अभी अब तक मेरा भी सोचना यही था, और यूजुअली हम ऐसे सोचते हैं कि रेस्पिरेटरी डिवाइसेस मेनली जो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के लिए यूज़ होते हैं या जो हम फिजियो एक्सरसाइज के लिए यूज़ करते हैं उतने तक ही लिमिटेड होते हैं। बट एक्चुअली बात वैसे नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिगेटिव पर्पस के लिए, तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पेशेंट्स पीएफटी टेस्ट करवाते हैं या फिर ब्रोंकोस्कोपी करवाते हैं, वो सारे इन्वेस्टिगेटिव रेस्पिरेटरी डिवाइसेस कहलाते हैं। थेराप्यूटिक में फिर से देर आर 2 और 3 डिविजन्स। जैसे मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ होते हैं, और उसके बाद हम अगर कोई डिवाइसेस की बात करें तो वो रिहैबिलिटेशन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। वैसे है। इससे पहले कि हम रिहैबिलिटेशन पार्ट के ऊपर जाए, थोड़ा ब्रीफली मैं मेडिकल और सर्जिकल डिवाइसेस के बारे में भी बताना चाहूँगी, ताकि हम एक फ्लो में जा रहे हैं। सो जो डिवाइसेस थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, सबसे पहले यूज़ होता है जो है इमरजेंसी कंडीशन के लिए काम में आते हैं। तो जैसे कोई पेशेंट को कुछ अचानक से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुए हैं और वो टाइम पे ब्रीदिंग रिस्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं उसको इमरजेंसी डिवाइसेस बताते हैं। जैसे हमारा बैग मास्क वेंटिलेशन रहता है, या फिर हमारा अम्बू बैग जो यूज़ करते हैं, लेरिंजियल मास्क एयरवे या एंडोट्रेकियल ट्यूब जो इंसर्ट होता है, वो सब इमरजेंसी केयर के लिए यूज़ होता है। नाउ एक बार वो पेशेंट स्टेबलाइज हो गया, उसके बाद जो सारे डिवाइसेस यूज़ होंगे उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए उसको लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटर डिवाइसेस बताते हैं। जैसे कि हमारा मैकेनिकल वेंटिलेटर है जो आईसीयू के पेशेंट में या इवन होम केयर के लिए यूज़ होता है, या फिर हमारा बाईपैप या सीपैप मशीन है, या फिर किसी को लॉन्ग टर्म ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब करना पड़ता है, तो वो सारे मेडिकल और सर्जिकल डिवाइसेस है जो लॉन्ग बेसिस पे यूज़ होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं वो मेनली असिस्टिव पर्पस के लिए होता है, ताकि हम हमारे रिहैबिलिटेशन को और पेशेंट को सपोर्ट कर पाए। तो वो सारे असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं। उसको हम असेसमेंट के लिए भी कुछ डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, और कुछ डिवाइसेस को हम थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। सो ये ब्रॉड कैटेगरीज है, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है, बट दिस इज़ हाउ वी कैन कैटेगराइज देम, के कैसे हम अगर उनको देख सकते हैं। मैम, जैसा कि आपने इन रेस्पिरेटरी डिवाइसेस के बारे में हमें बताया,
तो इन रेस्पिरेटरी डिवाइसेस का पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में किस तरीके से यूज़ किया जाता है? सो रेस्पिरेटरी डिवाइसेस एक पार्ट है, कंपोनेंट है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कोई एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो वो एक मैजिक टूल है कि उसकी वजह से ही हमारा पूरा रिहैबिलिटेशन हो जाएगा वो यूज़ करने से। वो बात नहीं है। तो अगर हम पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन की बात करें तो वो मल्टीपल कंपोनेंट्स से बना हुआ है। जैसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं, रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कराते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं, एजुकेशन देते हैं, और ये सब का गोल ऐसे होता है कि पेशेंट की पल्मोनरी हेल्थ अच्छी हो, ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो, और फिर फ्यूचर में उनको फिर से रिलैप्स या फिर वर्सनिंग होने के चांसेस कम हो। सो हम बेटर करने की कोशिश करते हैं पेशेंट की हेल्थ को, और साथ में ऐसे कोई जो एपिसोड्स है अक्यूट वर्सनिंग है वो सब प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर हम पल्मोनरी डिवाइसेस या रेस्पिरेटरी डिवाइसेस की बात करें तो अलग अलग किस्म के डिवाइसेस इनमें से अलग अलग टेक्निक या फिर अलग अलग गोल अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। एडवांटेज क्या होता है कि जो हमारा पल्मोनरी रिहैब है जिसमें हमारी बहुत सारी मैनुअल टेक्निक होती है, और फिजियोथेरेपी एज अ प्रोफेशन हमको ऐसे होता है कि पेशेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लगता है, राइट, कुछ चीज़ अचीव करने के लिए। तो अगर हम ये डिवाइस यूज़ करें तो हम ज़्यादा बेटर कोऑपरेशन ले सकते हैं पेशेंट्स का। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या पॉजिटिव है ये डिवाइसेस के बारे में। वो है एक कि ये फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर की बात करूं, तो अगर आप कोई पेशेंट को सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा रहे हैं तो पेशेंट को नहीं पता है कि मुझे कितना सांस लेना है, कौन से तरीके से करना है। बट सेम अगर हम सेम चीज़ इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज़ करके कराते हैं तो उनको फीडबैक मिलता है कि हाँ मेरा बॉल है या डिस्क है ये लेवल पे पहुंचना चाहिए, ये इतना एफर्ट लगाना है मुझे, तो इतना मुझे आउटकम मिलता है, राइट। सो फीडबैक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हमको स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिल सके। अभी अगर हम एक एग्जांपल ले, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 2 किलोमीटर चलना है, या फिर 5 अलग अलग लोगों को बोलूं आप 2 किलोमीटर चल के आइए, तो सब अपने अजम्पशन के हिसाब से या उनको जितना एस्टिमेट लगेगा कि इतना 2 किलोमीटर होगा वो चल के आएंगे। कोई एक पेशेंट है जो 2.5 किलोमीटर चल के आएगा, कोई आएगा 1.5 किलोमीटर चल के, क्योंकि एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। पर उसकी जगह पे अगर मैं 1 किलोमीटर के मार्क पे एक फ्लैग लगा दूं और उनको बोलूं कि आपको वो फ्लैग तक जाना है और फिर वापस आना है, तो वो है बहुत ही ऑब्जेक्टिव हो जाता है और उससे हमको एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। सो असिस्टिव डिवाइसेस या रेस्पिरेटरी डिवाइसेस जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो मैं पेशेंट को बोल सकती हूँ कि हमको 500 सीसी जितना टाइडल वॉल्यूम चाहिए और पेशेंट उतना एफर्ट लगाएंगे और हमको वो रिस्पॉन्स में मिलेगा। इसके अलावा एक और फ़ायदा ये डिवाइसेस यूज़ करने का ये है कि इससे पेशेंट्स को बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उनको भी पता चल रहा है वो क्या कर रहे हैं और कितना हो पा रहा है कितना नहीं हो पा रहा है, तो उनका कंप्लायंस बेटर होता है। तो अगर हम बोलेंगे उनको कि आप 2 या 3 बार दिन में ये कीजिए, इतनी बार कीजिए, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो उतना अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। मैम, जैसा आपने अभी रेस्पिरेटरी डिवाइसेस का रोल बताया पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में, तो इन रेस्पिरेटरी डिवाइसेस को किन किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है और कितने टाइप्स के ये रेस्पिरेटरी डिवाइसेस होते हैं? एक्चुअली ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जानना ज़रूरी है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्रॉड, यू नो, बिकॉज कितनी सारी कंडीशंस है जिसमें ये डिवाइसेस यूज़ हो सकती है। मतलब मैं बताऊँ तो कोई एक पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है
या फिर अक्यूट एक्सासिब्रेशन है, कुछ डिवाइसेस वैसी है जो वो टाइम पे यूज़ कर सकती हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है और न्यूरोमस्कुलर वीकनेस है उनको, उसकी वजह से उनके रेस्पिरेटरी मसल्स का इनफ स्ट्रेंथ नहीं है कि वो वीनिंग कर पाए या वेंटिलेटर से बाहर आ पाए। तो कुछ डिवाइसेस जैसे इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनर ऐसा डिवाइस है जो मैं ये पेशेंट के लिए यूज़ कर सकती हूँ ताकि उनका रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ बढ़े और उनको हेल्प मिले कि वो वेंटिलेटर से बाहर जल्दी आ पाए। बट सेम टाइम ये डिवाइस मैं कोई ऐसे पेशेंट के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ जो लॉन्ग टर्म पल्मोनरी क्रोनिक कंडीशन है, उनको पल्मोनरी रिहैब पे ओपीडी के लिए आ रहे हैं बट उनका भी रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ वीक है, जिसकी वजह से वो जल्दी थक जाते हैं या फिर जिसकी वजह से उनका रेस्पिरेटरी रेट जल्दी बढ़ जाता है। तो ये सेम डिवाइस मैं एकदम एक्सट्रीम ऑफ पेशेंट्स में यूज़ कर सकती हूँ। सो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमको क्लैरिटी हो कि हमारा गोल क्या है हर एक पेशेंट के लिए। तो ऑफकोर्स पेशेंट्स के डायग्नोसिस जानना ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं और अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं डिवाइस के, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पेशेंट हो जिनके लिए मैं सोच रही हूँ कि ये डिवाइस ज़्यादा अच्छा है और आप सोच रहे हो कि ये डिवाइस ज़्यादा अच्छा है। हम दोनों ही सही हो सकते हैं जब तक हम क्लियर हो कि किस चीज़ के लिए हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे इतना सारा मैंने बता दिया, सारे डिवाइस के इंडिकेशंस और रोल्स अलग अलग रहते हैं, बट ये समझने के लिए कि कौन सी कंडीशन में कौन सा डिवाइस यूज़ करना चाहिए, मैंने उनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। ये ध्यान में रहे कि ये ऐसे कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है कि ये कैटेगरी का डिवाइस इसमें ही यूज़ होता है, बट ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिवाइड कर रही हूँ ताकि हम उसका मैकेनिज़्म समझ पाए और खुद से डिसाइड कर पाए कि ये कंडीशन में मैं कौन सा डिवाइस यूज़ करना चाहूँगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये भी मैं बताना चाहूँगी कि अभी मैं जितने डिवाइस डिस्कस करने वाली हूँ उसके अलावा भी ढेर सारे डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग रीजन में यूज़ होते हैं। कुछ मुझे पता है, कुछ मुझे पता नहीं भी होंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि लिमिट करें हम इतने तक ही, बट ये सारे कॉमनली जो यूज़ होते हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले एक कैटेगरी है कि डिवाइसेस जो हम यूज़ कर सकते हैं जिससे टाइडल वॉल्यूम इम्प्रूव हो। ठीक है, ये एक कैटेगरी के अंदर में 2 किस्म के डिवाइसेस मेरे ध्यान में आए हैं जो इसमें हेल्प कर सके। सो ऑफकोर्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज से टाइडल वॉल्यूम इम्प्रूव होता है, बट इंसेंटिव स्पायरोमीटर से भी होता है। अभी शबीर, आप चाहते हो कि मैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं या फिर थोड़ा ऊपर से बता दूं? बिकॉज बहुत मैम थोड़ा सा एक ब्रीफ हमारे व्यूवर्स के लिए। राइट, ओके। बिकॉज मोस्टली ऐसे होता है कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूजुअली सबने यूज़ किया होता है और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बट इंसेंटिव स्पायरोमीटर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। एक है जो फ्लो डिपेंडेंट है, जो हम यूजुअली बॉल वाला स्पायरोमीटर देखते हैं। एक होता है 3 बॉल स्पायरोमीटर, एक होता है 1 बॉल स्पायरोमीटर। 3 बॉल स्पायरोमीटर अभी थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस से बाहर जा रहा है बिकॉज उसके बहुत सारे लिमिटेशंस है। उसमें फिक्स फ्लो रेट है कि 300, 600, 900 या 600, 900, 1200 उतना ही कर सकते हैं, इन बिटवीन कोई रेंज होती नहीं है। और उसमें दूसरा ये एक प्रॉब्लम है और बहुत कॉमनली सब बताते हैं कि पेशेंट बहुत सारे एक्सेसरी मसल यूज़ करते हैं या बहुत फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं जिससे ब्रेथलेसनेस होने के चांसेस है और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस है। दूसरा स्पायरोमीटर होता है फ्लो डिपेंडेंट, वो होता है 1 बॉल स्पायरोमीटर। वो ज़्यादा रिलेटिवली प्रैक्टिस में है, जिसमें हम फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। 200 का मार्किंग होता है कैप पे और वो हर 100 या 200 इंक्रीमेंट के साथ 12 या 1400 तक रेंज देता है। इसमें भी वो कॉम्प्लिकेशंस जो है एक्सेसरी मसल यूज़ के वो अभी भी हो सकते हैं।
तो इसीलिए अभी तीसरे तरीके का स्पायरोमीटर है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, जिसको हम वॉल्यूम डिपेंडेंट स्पायरोमीटर बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली हडसन और कोच, ये 2 ब्रांड है जो ऐसा स्पायरोमीटर प्रोवाइड करती है। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है फ्लो डिपेंडेंट के रिलेशन में, बट अगर कोई पेशेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं तो ये बेस्ट है। सो इसमें क्या होता है कि पेशेंट कौन से स्पीड से ब्रेथ ले रहा है अंदर, वो डिपेंड नहीं करता है, वो एक्चुअली आपको वॉल्यूम देता है, सही वॉल्यूम। सो अगर मैं धीरे से सांस लूँगी या तेज़ सांस लूँगी, बट वो वॉल्यूम जो है वो एक्यूरेट वॉल्यूम तक जाएगा। और अच्छी बात यह है कि उसके साइड में जो ये डिस्क लेवल रहता है, जिसमें एक सैड स्माइली है, एक हैप्पी स्माइली है और अगेन सैड स्माइली है, वो बताता है मुझे कि मुझे कितनी स्पीड से सांस लेनी है। सो वॉल्यूम डिपेंडेंट स्पायरोमीटर इसलिए अभी अच्छे है, और इससे एक्सेसरी मसल यूज़ इसीलिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास वो फीडबैक स्माइली है साइड में। अभी इससे आगे हम बढ़े तो ये आई थिंक हमारा मोस्ट कॉमन टूल है और हर जगह पे हम यूज़ करते हैं। पर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास उतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो लोग इतना एफर्ट दे पाए स्पायरोमीटर यूज़ करने के लिए। तो दूसरा डिवाइस इसके ऑप्शन में जो अवेलेबल है उसको बोलते हैं ईजी पैप। सो ईजी पैप का फुल फॉर्म है EZ, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सो ये एक डिवाइस ऐसा है जिसके आई वुड से 3 पार्ट है। एक होता है माउथ पीस, या आप उसको मास्क से कनेक्ट कर सकते हैं, जो सील वाला मास्क होता है हमारा बाईपैप का, उसके साथ। दूसरा उसका पार्ट होता है प्रेशर गॉज, जो हमको फीडबैक देता है कि कितना पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जनरेट हुआ है। और तीसरा पार्ट होता है जो कनेक्ट करता है ऑक्सीजन ट्यूबिंग से ऑक्सीजन सोर्स के साथ। सो अगर मैं कोई एक पेशेंट है जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है या लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पे है, उनके साथ अगर हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर ट्राई करते हैं तो यूजुअली ऐसा होता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल डाउन हो जाता है, बिकॉज हम उनको सोर्स से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये डिवाइस ऐसा है जो हमको ये चीज़ से बचा सकता है। बट इसको यूज़ करने से पहले इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम पेशेंट के पल्मोनोलॉजिस्ट से बात करें कि हम ये डिवाइस यूज़ करना चाह रहे हैं, क्या ये हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे एक्टिवली पेशेंट को ऑक्सीजन यूज़ करने वाले हैं और पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जनरेट हो वैसी कुछ चीज़ें यूज़ करने वाले, तो उनका क्लैरिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ये डिवाइस इंडिया में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट कोई वार्ड सेटअप में या ICU सेटअप में मैंने देखा है कि यूज़ करते हैं। अभी ये हुआ एक कैटेगरी। अभी दूसरा कैटेगरी ये है जो हमने बहुत पढ़ा है उसके बारे में, पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर क्रिएटिंग डिवाइसेस। अभी पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर क्रिएटिंग डिवाइसेस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम रहता है। उसको फिर से मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। एक टाइप के डिवाइसेस है जो हमको एयरवे क्लियरेंस के लिए हेल्प करते हैं, सो सिक्रीशन क्लियरेंस, या किसी को बहुत सारे म्यूकस या आई वुड से कफ है, तो ये डिवाइसेस कुछ ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं हम उसको क्लियर कर पाए। नाउ ये जो डिवाइसेस है उसमें हमारा फ्लटर आता है, एक्कापेला आता है, RC कॉर्नेट आता है, और एक मैकेनिकल इंसफ्लेटर एक्सफ्लेटर विच इज़ आई थिंक नाउ इट इज़ ऑब्सोलेट, वो काइंड का डिवाइस रहता है। ये और एक 5वां डिवाइस है जो रिसेंटली इंडिया में आया है जिसको हम लंग फ्लूट बोलते हैं। ये सारे डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। अभी ये सारे डिवाइसेस किस तरीके से काम करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि एक माउथ पीस होता है, डिवाइस हम पेशेंट को बोलते हैं उनके मुंह में रखें, और नाम जिस तरीके से बताता है ये पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर जनरेट करने के लिए है। तो
बेसिकली हम पेशेंट के एक्सपीरेटरी फेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो जो इंस्पिरेशन है पेशेंट नॉर्मली नाक से भी कर सकते हैं या डिवाइस के अंदर से भी कर सकते हैं, बट वो टाइम पे कुछ होने नहीं वाला है। जब भी पेशेंट एक्सहेल करेंगे तो अगर हम फ्लटर की बात करें तो उसमें एक मेटालिक बॉल रहता है, अगर हम एक्कापेला की बात करें तो उसमें एक डिस्क रहता है। सो आई मीन कुछ ना कुछ किस्म के वो मैकेनिज्म रहते हैं जो एक ही तरीके से काम करते हैं। जब भी हम एक्सहेल करेंगे तभी या तो बॉल या तो डिस्क हो वाइब्रेट होगा, और जब ये वाइब्रेशन होगा तो वो सारा हमारे मुंह से प्रॉक्सिमल एयरवेज से लेके डिस्टल एयरवे तक अंदर वाइब्रेटरी फोर्स जनरेट करेगा, जिससे पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर जनरेट होगा। सो इससे क्या होता है, ये वाइब्रेटरी मूवमेंट से सिक्रीशंस जो है डिस्टल पार्ट ऑफ एयरवेज से प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एयरवेज में मूव करते हैं। अभी ये यूजुअली लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस होता है, तो अगर मैं कोई पेशेंट को डिवाइस यूज़ करने के लिए बोलूँ तो मैं उनको बोलूँगी कि आप एटलीस्ट 4 से 5 या 5 से 10 नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ब्रीथिंग करें। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जब भी हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं तो ये है कि उसके साथ नोज़ क्लिप आता है। सो अगर नोज़ क्लिप है तो वो लगाए, क्योंकि अगर नाक से एक्सहेलेशन हो रहा है तो हमारा जो काम है वो नहीं होगा, या फिर पेशेंट खुद से पिंच कर सकता है नोज़ को। अभी जब एक्सहेलेशन करेंगे, पहले नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम पे एक्सहेलेशन करेंगे। पूरे प्रैक्टिस के दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट का फीडबैक लें कि उनको अंदर वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं या नहीं। बिकॉज अगर वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे हैं तो या तो एयर लीक हो रहा है, या तो फिर हमको उसका प्रेशर या एंगल एडजस्ट करने की ज़रूरत है। सो अगर हम फ्लटर डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसका एंगल अलग अलग डायरेक्शन में करने से हमको मैक्सिमम ऑसिलेशन मिलता है। और अगर हम एक्कापेला यूज़ कर रहे हैं वो रिलेटिवली इजी है, तो उसमें जो एंड होता है डिवाइस का वहाँ पे एक रोटेटरी नॉब रहता है जिससे हम अगेन प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 लेवल होते हैं उसमें। सो वो बढ़ा के या कम करके हमको देखना पड़ता है। तो जब तक हम वो फर्स्ट ट्रायल नहीं करते हैं हम रेडी नहीं है डिवाइस यूज़ करने के लिए। सो ये एक फर्स्ट सेशन विद द पेशेंट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमको डिटरमाइन होगा कि पेशेंट करंटली कौन से लेवल पे करेंगे और फिर हम उसको कैसे प्रोग्रेस करेंगे। तो पेशेंट को पूछने के अलावा हमको पेशेंट के चीक पे भी वाइब्रेशंस कभी कभी दिखते हैं, तो अगर हमको मेक श्योर करना है वो ठीक से कर रहे या नहीं, सो हम उनको वो फीडबैक से पूछ के या फिर देख के बता सकते हैं। तो पहले नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ब्रीथिंग के बाद फिर हम उनको बोल सकते हैं कि वो लोग डीप ब्रेथ ले और फिर एक्सहेलेशन करें। सो वो प्रोलॉन्ग एक्सहेलेशन में ज़्यादा क्लियरेंस मिलता है, तो जो सिक्रीशंस डिस्टल एयरवेज में होते हैं वो मीडियल या ब्रोंकस लेवल पे आते हैं और फिर पेशेंट उसको कॉफ करके एक्सपेक्टोरेट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले और एंड में हम पेशेंट से नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ब्रीदिंग कराएं, बिकॉज अगर मैं फर्स्ट टाइम में ही उनको फोर्सफुल एक्सहेलेशन कराऊंगी तो ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है या फिर रिफ्लेक्स कफ बाउट्स आ सकते हैं। सो इट कुड बी लिटिल डेंजरस। सो आई थिंक ये स्टार्टिंग और एंडिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आरसी कॉर्नेट भी सेम तरीके से काम करता है। लंग फ्लूट जो है वो भी I mean, जैसे नाम सजेस्ट करता है, इट मेक्स अ म्यूजिकल साउंड व्हेन समबडी इज प्लेइंग इट, बट और वो लंबा आता है, बड़ा आता है। एडवांटेज उसका ये है कि वो चीप है, सो जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज फ्लटर है या एक्कापेला है विच इज़ 3,000-4,000 रुपीज़ पर पीस। लंग फ्लूट रिलेटिवली 400 या 500 रुपीज़ का आता है, तो जो पेशेंट्स हमारे लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं तो उनको हम वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
अभी इसके अलावा दूसरे किस्म के जो मैंने बताए पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर डिवाइसेस, वो इसलिए यूज़ होते हैं जिससे हम एयर ट्रैपिंग प्रिवेंट कर सकें। तो ये जो पहले वाले डिवाइसेस थे वो भी थोड़ा हेल्प करते हैं एयर ट्रैपिंग प्रिवेंट करने के लिए, बट प्राइमरीली वो सिक्रीशन क्लियरेंस के लिए काम करते हैं। तो ब्रोंकिएक्टिस या पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस होते हैं उनके लिए अच्छे हैं। दूसरे अभी जो डिवाइसेस में बात करने वाले हूँ वो वैसे पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनको ज़्यादा कफ नहीं है बट जिनको एयर ट्रैपिंग बहुत होता है जिसकी वजह से वो ब्रेथलेस हो जाते हैं। तो जैसे कि COPD पेशेंट है या हमारे एम्फाइसीमा के पेशेंट है जिनको हम ये प्रिवेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। तो उसमें एक डिवाइस होता है पेप मास्क, पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर मास्क, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं बबल पेप। सो बेसिकली ये सबका फेवरेट होता है और सबको पसंद होता है। चिल्ड्रन के लिए ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है बबल पेप। सो पेप मास्क जो है उसमें हम वही मास्क यूज़ करते हैं जो बाईपेप के लिए या CPAP के लिए यूज़ होता है, जो एयर टाइट सील रहता है और उसके एंड में जो उसका ओपनिंग होता है वहाँ पे एक वाल्व होता है जो प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करता है, और डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है प्रेशर गॉज जो हमको इंडिकेशन देता है कि कितना एक्सपिरेटरी प्रेशर हम क्रिएट करना चाहते हैं। सो वो हम सेट कर सकते हैं। और ये डिवाइस यूजुअली 15 to 20 मिनट्स तो मिनिमम यूज़ करना रहता है। इसमें कुछ ज़्यादा एक्टिव एफर्ट या प्रोसीजर पेशेंट को नहीं करना रहता। अगर पेप मास्क फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो पेशेंट यूजुअली सीटेड पोजीशन में रहते हैं, यस ऐसे, और उनको वो मास्क लगा के दोनों हाथ से ये पोजीशन में, सो व्हेन एल्बोज आर सपोर्टेड, ऐसे वो सपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं अगर इनको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो, या फिर उसका मास्क का पीछे टाई करने के लिए सपोर्टिव कनेक्टर आता है वो पहन के कर सकते हैं। तो फिर से जब ये मास्क यूज़ कर रहे हैं पेशेंट को पहले हम नॉर्मल ब्रीथ करने को बोलते हैं। अगेन उनको एक्सहेलेशन के टाइम पे पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर फील होगा तो ये प्रेशर एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सपिरेटरी प्रेशर अगर सेटिंग में है तो वो पेशेंट को अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो पेशेंट का फीडबैक लेके एडजस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम बबल पेप यूज़ करते हैं तो यूजुअली एक बड़ा सा जग रहता है, उसके मार्किंग्स रहते हैं और डिफरेंट लेवल का वाटर फिल करने से हम डिफरेंट सेंटीमीटर ऑफ H2O प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। और उसके साथ जो हम स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, मतलब ये सोप एंड बबल फॉर्मूला है, जैसे पानी में कुछ भी सोप डाल दिया जिससे बबलिंग क्रिएट हो सकता है वैसे करना रहता है। बट जो स्ट्रॉ है और पेशेंट को हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ इसमें अगर हम फिर से कुछ भी फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे तो चांसेस है रिफ्लेक्सिव कफ हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो इसके इंस्ट्रक्शंस वैसे रहते हैं कि पेशेंट को जितना लंबा टाइम तक बबल्स जनरेट कर सके और छोटे छोटे बबल्स जनरेट कर सके, तो वो उनको फीडबैक देता है कि उनको नॉर्मल ब्रेथ लेना है, लंबा एक्सहेलेशन करना है, बट फोर्स नहीं लगाना है। तो ये एक तरीका है जब हम बबल पेप यूज़ कर सकते हैं। अभी तीसरे तरीके के चौथे तरीके के जो डिवाइसेस है जो मेरे फेवरेट है वो है रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथनिंग डिवाइसेस। उसमें इंस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथनिंग डिवाइसेस भी रहते हैं और एक्सपिरेटरी मसल स्ट्रेंथनिंग डिवाइसेस भी रहते हैं। बट मोस्ट कॉमनली पल्मोनरी रिहैब के लिए या फिर अब तक जो लिटरेचर अवेलेबल है वो बताता है कि इंस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथनिंग डिवाइसेस आर relatively more specific in getting benefits to the patient. Expiratory muscle strengthening devices certain conditions के लिए अभी तक यूज़फुल हो पाए हैं, बट इतना जनरल रोल अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। इंस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथनिंग डिवाइसेस में
फिर से बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, बट अगर ब्रॉडली उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो उसके दो टाइप है। वन इज़ फ्लो डिपेंडेंट। तो ये फ्लो डिपेंडेंट डिवाइसेस का ये मतलब होता है कि एक टी शेप डिवाइस होता है जिसके एंड में हमको डिफरेंट अटैचमेंट्स मिलते हैं जिसका डिफरेंट साइज़ है ओरिफिस का। सो उसमें एक छेद होता है और बड़े से छोटे साइज़ का छेद रहता है। तो ये डिवाइस प्रैक्टिस करते वक्त प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल सांस हमको लेनी है उसके लिए जो हमारे पास जगह है उसको छोटे से छोटा बना रहे हैं ताकि वो डिफ़िकल्ट और डिफ़िकल्ट होता जाए ब्रीथ इन करने के लिए। ये फ्लो डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं धीरे से सांस लूँगी तो उसका रेजिस्टेंस कम लगेगा, अगर मैं ज़ोर से और स्पीड से सांस लूँगी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। तो अभी भी कुछ एक्सटेंट तक थोड़ा पेशेंट चीटिंग कर सकता है। सो इसलिए ये थोड़ा कम रिलायबल है, बट फिर भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिवाइस सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ कर सकते हैं अगर पेशेंट ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब या एंडोट्रेकियल ट्यूब पे है। इसका कनेक्शन भी आता है ट्यूब से कनेक्ट करने के लिए। और कुछ पेशेंट्स जो मे बी ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पा रहे या फिर ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है या फिर जिनको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, ये पेशेंट में हम थोड़े टाइम के लिए ये टाइप का इंस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथनिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली वेंटिलेटर से वीन ऑफ करने के लिए। दूसरे टाइप का जो डिवाइस है वो ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व पेशेंट्स के लिए यूज़ हो सकता है, जिसको हम प्रेशर डिपेंडेंट इंस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथनिंग डिवाइस बोलते हैं। प्रेशर डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि उसमें सेटिंग्स रहते हैं डिफरेंट प्रेशर्स के। तो ये इंस्पिरेटरी डिवाइस क्या करता है, जैसे मुझे कोई बाइसेप्स का स्ट्रेंथनिंग करना है तो हम क्या करते हैं, हाथ में वज़न देते हैं एंड वी आर आस्किंग पेशेंट कि आप लिफ्ट करो। तो मतलब आपका जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम लोड देते हैं और पेशेंट लिफ्ट करते हैं, उसकी वजह से मसल स्ट्रेंथ बिल्ड होता है। सेम तरीके से रेस्पिरेटरी मसल्स के लिए वी आर थ्रोइंग सम चैलेंज टू इट कि थोड़ा डिफ़िकल्टी वाला ब्रीदिंग कराते हैं, बट इट डज़ नॉट मीन इट हैज़ टू बी अनकम्फर्टेबल टू पेशेंट। सो इतना डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होना चाहिए कि पेशेंट ब्रेथलेस हो जाए, ठीक है। सो ये इसके लिए है कि हम थोड़ा सा लोड प्लेस कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर ताकि वो मसल्स है थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो जब भी हम रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट को कितना लोड कर रहे हैं, ठीक है। और वो जानने के लिए जैसे हम बाइसेप स्ट्रेंथन करने के लिए 1 RM या 10 RM स्ट्रेंथ देखेंगे, राइट, मसल्स की, वैसे ही टेस्टिंग डिवाइस आते हैं जिससे हम रेस्पिरेटरी मसल की स्ट्रेंथ टेस्ट कर सके। तो सेम ही टाइप के डिवाइस आते हैं जो पेशेंट मुंह में रखते हैं और उसमें डीप ब्रेथ लेते हैं और फिर वो डिवाइस प्रेशर जनरेट करके बताता है कि -80 सेंटीमीटर ऑफ H2 या mmHg में डिस्क्राइब होती है। नॉर्मल लोगों की स्ट्रेंथ -80 से -120 के बीच में रेंज करती है। जैसे ही पेशेंट या वीक मसल्स होते हैं तो वो स्ट्रेंथ और कम हो जाती है, तो -60 होती है, -55 होती है, -70 होती है। जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे होते हैं उनकी इवन -60 से कम या फिर -30 से कम वैसे होती है, ठीक है। तो ये डिवाइस होना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे पास वो है तो हम मसल स्ट्रेंथ देख के उस हिसाब से उनको चैलेंज दे सकते हैं। बट बहुत सारे हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वो डिवाइस हो। तो अगर हमारे पास वो डिवाइस नहीं है तो हम सबसे इजीली अवेलेबल टूल यूज़ कर सकते हैं जो है RPE स्केल, ठीक है। सो बोग स्केल मतलब आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, पेपर पे लिख सकते हो, कहीं पे भी अवेलेबल है। बट ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम रेस्पिरेटरी मसल्स की बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम जब ये कर रहे हैं पेशेंट को कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या पेशेंट ब्रेथलेस हो जाए, राइट।
सो जब भी हम पेशेंट को ये डिवाइस यूज़ कराएंगे, वी विल यूज़ द बोग स्केल। उनको पूछेंगे 1 या 2 रेपिटेशन में उनको एफर्ट लेवल कितना लग रहा है। यूजुअली इट हैज़ टू बी बिटवीन 11 to 13। अगर हम 6 to 20 स्केल यूज़ कर रहे हैं तो पेशेंट को लाइट या समवॉट हार्ड के बीच में फील होना चाहिए। अगर समवॉट हार्ड से ज़्यादा फील हो रहा है तो आपका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सो वो कम करने की ज़रूरत है। और अगर लाइट से कम फील हो रहा है मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी है, उससे उतना स्ट्रेंथनिंग नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो ये एक रेंज है जिसके बीच में हम उनको फीडबैक यूज़ करके डिसाइड कर सकते हैं कि कितना प्रेशर देना है। सो प्रेशर डिपेंडेंट या फ्लो डिपेंडेंट रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथनिंग विथ यूज़ ऑफ RPE स्केल। अगेन इफ़ेक्टिव वार्म अप, इफ़ेक्टिव कूल डाउन नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ब्रीथिंग के साथ ज़रूरी है। और उसके बीच में पेशेंट की कैपेसिटी के हिसाब से 5, 10, 15, 20 वैसे हम रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं डीप ब्रीथिंग के लिए, और धीरे धीरे पेशेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। सो आई थिंक ये इन जनरल बहुत सारे डिफरेंट काइंड के रेस्पिरेटरी डिवाइसेस है। कुछ लोग रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए या डायाफ्राम स्ट्रेंथनिंग के लिए वेट्स यूज़ करते हैं जब भी सुपाइन पोजीशन में एपिगेस्ट्रिक एरिया में, वो भी एक टेक्निक है। बट ये सारे टेक्निक्स के साथ हमको स्पेसिफिकली पता नहीं है कि हम सिर्फ डायाफ्राम पे काम कर रहे हैं या एब्डोमिनल मसल्स प्ले कर रहे हैं रोल, तो बहुत सारे ट्रिक मूवमेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर ये डिवाइसेस हमको मिले तो इट्स बेटर टू यूज़ देम। अगर नहीं है ऑप्शन तो ऑफ कोर्स मैनुअल रेजिस्टेंस, वेट्स और वो सब ऑप्शंस तो हमेशा अवेलेबल है जो हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। जो की पॉइंट्स अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहें एक कंक्लूज़न के तौर पे, आपने रेस्पिरेटरी डिवाइसेस को बहुत डिटेल्ड वे में समझाया। आई होप कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा ये लेक्चर। पर एक की पॉइंट्स जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहें इन रेस्पिरेटरी डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स है और हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ये जानने के बाद हम चूज़ कर सकते हैं कि ये पेशेंट के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ कर पाएंगे। दूसरा, अगर हमें डिवाइस मिल जाए तो ये ऐसा है कि मैजिक वॉन्ड जैसा है। मैजिक वॉन्ड है, बट मैजिक कब क्रिएट होगा जब हमको पता है हम उसको कैसे यूज़ कर पाए। ठीक है, सो जब भी कोई डिवाइस आता है पेशेंट को वो सिखाना, वो सही इंस्ट्रक्शन देना कि ये डिवाइस कैसे यूज़ करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम वो ना कर पाए तो फिर उसका इफ़ेक्ट जो होना चाहिए उतना नहीं होता है। सो स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और उसके लिए मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, मतलब पल्मोनरी रिहैब है या कोई भी डिवाइस है या कोई भी एक्सरसाइज है, अगर हमने खुद ने वो एक्सरसाइज नहीं किया है, हम डेफिनेटली तब तक पेशेंट को अच्छे से नहीं समझा पाएंगे कि उनको कैसे करना है। तो आई फील हम सबको एटलीस्ट एक बार तो सारे ही मशीन यूज़ किए हुए होने चाहिए, ताकि हमको पता चले कि अरे ये डिफ़िकल्टी होती है। बिकॉज़ हम फिजियो प्रोफेशनल्स हैं, सो हमको इतनी सब चीज़ें पता है तो भी हम कभी कभी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं कुछ समझने के लिए। तो पेशेंट्स लेमैन होते हैं, तो उनको फिर वो समझना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझ जाए, बट उनके लेवल पे जाके समझाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा कि जैसे प्रिंसिपल होता है एक्सरसाइज का कि इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशंस और टाइम, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम ये सारे असिस्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं, पेशेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना कि उनको ये कितनी बार यूज़ करना है दिन में, एक बार यूज़ करेंगे तो कितनी बार उनको प्रैक्टिस करना है, और कैसे इनको वार्म अप करना है, कूल डाउन करना है, और कैसे इसका इंटेंसिटी सेट होता है। क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं, उनको लगता है कि मैं आज 1200 स्पायरो करके ही रहूँगा, बट
दे डोंट नो कि अगर वो गलत तरीके से करेंगे तो उससे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा पर नुकसान हो सकता है। तो पेशेंट को ये सब चीज़ों के लिए एडुकेट करना इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो फिर ये सब होने के बाद अगर उनको पता है ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो हमको और बेटर कंप्लायंस मिलेगा, और बेटर कंप्लायंस मिलेगा तो हमको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल दैट आई हैव ऑन माई माइंड। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम फॉर फिजियो टॉक। मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मैम का भी एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर जैनी पटेल के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे और ऊपर आई बटन में भी उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ पर मैम रेगुलरली टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। डिटेल्ड वे में आपको हर एक टॉपिक के बारे में वहाँ पे वीडियो मिलेंगे, पल्मोनरी रिहैब, कार्डियो रिहैब के बारे में, इंट्राडायलिसिस रिहैब के बारे में। तो आप ज़रूर एक बार उन वीडियोज़ को चेकआउट करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मैम के यूट्यूब चैनल से मिलेगा। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वंस अगेन। सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और मुझे बड़ा ही मज़ा आया आपके साथ ये सब डिस्कस करने के लिए। और कभी किसी को कुछ और ज़्यादा डिटेल्स जानने हैं असिस्टिव डिवाइस या रेस्पिरेटरी डिवाइसेस के बारे में, तो आपको जब भी कोई अप्रोच करे प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। मैं हमारे व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी डाउट्स है या क्वेश्चंस है वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हैं और देन हम उनका रिप्लाई ज़रूर देंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।